हिंदी के पेपर के बाद आप सभी का जो है अगला पेपर बायोलॉजी का है। जी हाँ, 29 फरवरी को बायोलॉजी में भी जिस तरह से हिंदी में आप सभी ने फोड़ा है उस तरह से बायोलॉजी में भी आपको फोड़ कर दिखाना है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो कंटेंट आपको इस सप्ताह पूरा मिलेगा हमारे चैनल के द्वारा, अगर आप उतना पढ़ लेते हो तो बहुत सारा अंक जो है आप बायोलॉजी में गेन कर सकते हो। जी हाँ बच्चों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी बोर्ड एग्जाम 2024 क्लास 12th बायोलॉजी 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो 1, 2, 3, 4 नहीं बल्कि 5 या उससे अधिक बार पूछा गया है। और चौथा और पांचवा टॉपिक तो बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो है आपका अंड जनन और शुक्र जनन। इसके पहले 3 टॉपिक और क्लियर करेंगे, उभयलिंगाश्रयी और बहुभ्रूणता, उसके बाद जो है बीजों के प्रकीर्णन की विधि। तो ये हम सारे टॉपिक जो है एक एक करके बहुत अच्छे से यहाँ पर क्लियर करने जा रहे हैं। आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, अपने फ्रेंड्स को भी वीडियो को शेयर करिए और लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो बच्चों, आप सभी के सामने पहला प्रश्न आ चुका है। पहला प्रश्न है उभयलिंगाश्रयी। उभयलिंगाश्रयी क्या होता है, ध्यान से समझिएगा, एक एक चीज आप सभी को याद करा देंगे। क्या लिखा है, जब नर तथा मादा पुष्प, ध्यान दो, जब नर तथा मादा पुष्प एक ही पौधे पर लगे होते हैं, जब नर तथा मादा पुष्प एक ही पौधे पर लगे होते हैं तो ऐसे पौधों को एक क्षयक पौधा मतलब कि एक क्षयक कहते हैं। फिर सुनो बच्चों, जब नर तथा मादा पुष्प एक ही पौधे पर लगे होते हैं तो ऐसे पौधे को एक क्षयक कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए लौकी ले सकते हैं, कद्दू ले सकते हैं, खीरा ले सकते हैं, मक्कर ले सकते हैं, अरंडी ले सकते हैं। ये सब जो हैं एक ही मतलब नर और मादा पुष्प जो है एक ही पौधे पर लगता है, तो ऐसे पौधे क्या बोले जाते हैं, उभयलिंगाश्रयी बोले जाते हैं। ठीक, आगे आप जो है अगर थोड़ा सा डिटेल और देना चाहते हैं तो यहां से यहां तक भी लिख सकते हैं, अगर नहीं देना चाहते तो इतना काफी होगा। तो आप यहां पर क्या लिखेंगे, एक क्षयक पौधों में यानी जो उभयलिंगाश्रयी होते हैं उन पौधों में बहुधा यानी सामान्यता ये देखने को मिलता है कि नर पुष्प जो है शीर्ष की ओर और मादा पुष्प नीचे की ओर लगे रहते हैं। नर पुष्प शीर्ष की ओर और मादा पुष्प नीचे की ओर लगे रहते हैं। इन पौधे के पुष्पों में स्वपरागण भी हो सकता है। कौन सा परागण, स्वपरागण भी हो सकता है। तो आई होप कि आप सभी को पहला वाला क्वेश्चन बहुत अच्छे समझ में आया, जो क्या था, उभयलिंगाश्रयी। ठीक, तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बच्चों, हमारा अगला प्रश्न है बहुभ्रूणता। इस पर टिप्पणी लिखने के लिए आता है, बहुत बार आता है। हालांकि बहुभ्रूणता मैंने बहुत ज्यादा लिखवा दिया है, पहले एक बार मैं आपको पढ़ाऊंगा और आपको कितना याद करके जाना है, कितना तैयार करके जाना है वो ध्यान दीजिए। एक बीजांड या बीज में, एक बीजांड कहिए या फिर बीज में एक से अधिक भ्रूणों का उत्पन्न होना बहुभ्रूणता कहलाता है। एक बीजांड या बीज में एक से अधिक भ्रूणों का उत्पन्न होना बहुभ्रूणता कहलाता है। 1 नंबर का प्रश्न रहेगा तो यहां से यहां तक ही लिखना है, इससे ज्यादा नहीं लिखना है। अगर यही 3 नंबर का आता है तो पूरा पूरा लिखना है। तो ध्यान सुनो, एक बीजांड या बीज में एक से अधिक भ्रूणों का उत्पन्न होना बहुभ्रूणता कहलाता है। अनावृतबीजी पौधों में यह सामान्य घटना है। अनावृतबीजी पौधों में यह सामान्य घटना है, परंतु आवृतबीजी पौधों में काफी कम पाई जाती है। यानी ये चीज आवृतबीजी पौधों में काफी कम पाई जाती है। बहुभ्रूणता की खोज एंटनी वान ल्यूमेनहॉक ने सन 1791 में संतरे के बीजों में किया था। इस बहुभ्रूणता की खोज जो है एंटनी वान ल्यूमेनहॉक ने 1791 में संतरे के बीजों में किया था। आगे ध्यान दीजिए, यद्यपि एक बीज में बहुत सारे भ्रूण विकसित होते हैं, यद्यपि एक बीज में बहुत सारे भ्रूण विकसित होते हैं, परंतु उनमें से एक ही भ्रूण सक्रिय होकर पौधों की अगली पीढ़ी को जन्म देता है। मतलब भ्रूण बहुत सारे विकसित होंगे लेकिन एक ही जो है सक्रिय होकर पौधों की अगली पीढ़ी को क्या करता है, जन्म देता है। तो बच्चों, यहां पर आपको क्या याद रखना है, ध्यान दीजिए। बीजांड या बीज में एक से अधिक भ्रूण उत्पन्न होने की क्रिया या घटना जो है बहुभ्रूणता कहलाती है। अनावृत बीजी पौधों में यह सामान्य घटना है लेकिन आवृत बीजी पौधों में कम पाई जाती है।
खोज एंटनी वान ल्यूमेनहॉक ने 1791 में संतरे के बीजों में किया था। यद्यपि एक बीज में बहुत सारे भ्रूण विकसित हो जाते हैं, परंतु इनमें से एक ही भ्रूण सक्रिय होकर पौधों की अगली पीढ़ी को क्या करता है, जन्म देता है। तो आई होप बच्चों यह भी आप सभी को बेहतर ढंग से समझ में आया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, बीजों के प्रकीर्णन की विधियों का उल्लेख कीजिए। तो बीजों का प्रकीर्णन जो है निम्नलिखित विधियों द्वारा होता है। वायु द्वारा प्रकीर्णन, जल द्वारा प्रकीर्णन, जंतुओं द्वारा प्रकीर्णन, विस्फोटन द्वारा प्रकीर्णन। थोड़ा सा मैं यही समझाऊंगा, फिर उसके बाद पूरा अच्छे से क्लियर करेंगे। देखिए वायु द्वारा कैसे बीजों का प्रकीर्णन हो सकता है। तो बच्चों जो बीज हल्के होते हैं उन सभी बीजों का प्रकीर्णन किसके द्वारा हो सकता है, वायु द्वारा। जल द्वारा, जो जल के किनारे मतलब पौधे होते हैं वो जल के द्वारा उनका प्रकीर्णन होगा। और जंतुओं के द्वारा, जो मतलब कि फल मीठे होते हैं उनको जंतु खा लेते हैं और उड़कर कहीं दूसरे जगह चले जाते हैं, तो उनके मल के द्वारा वो बीज बाहर निकलता है, फिर उसका मतलब कि पौधा बनता है, तो ये उसके द्वारा प्रकीर्णन हो गया। विस्फोटन द्वारा मतलब कुछ ऐसे भी पौधे होते हैं जिनके बीज जो हैं विस्फोटित होते हैं, तो वो मतलब विस्फोट होकर दूर जाकर गिरते हैं, तो इस तरह से प्रकीर्णन होता है। तो अब हम एक एक करके चीज़ों को क्लियर करते हैं। तो अगर आपसे पूछेगा प्रकीर्णन की विधि का उल्लेख कीजिए, तो आप बताइए कि बीजों का प्रकीर्णन निम्नलिखित विधियों द्वारा होता है। पहला वायु द्वारा प्रकीर्णन, दूसरा जल द्वारा प्रकीर्णन, तीसरा जंतुओं द्वारा प्रकीर्णन, अगला विस्फोटन द्वारा प्रकीर्णन। ठीक, अब बच्चों यहां पर ध्यान से देखिए क्या लिखा है, वायु द्वारा प्रकीर्णन। हल्के बीज व फलों का प्रकीर्णन वायु द्वारा होता है। हल्के बीज व फलों का प्रकीर्णन वायु द्वारा होता है। अब किनके हल्के बीज होते हैं, आर्किड का, सिनकोना का, मदार का, कपास का, सेमल का, नारबेलिया का। ठीक, अच्छा बच्चों अगला हमारा है जल द्वारा प्रकीर्णन। यह प्रकीर्णन जल में अथवा जल के किनारे उगने वाले वृक्षों में पाया जाता है। मैंने पहले ही बताया था आप सभी को, नारियल, कमल आदि। ठीक, अच्छा बच्चों अगला हमारा क्या है, जंतुओं द्वारा प्रकीर्णन। ऐसे फल जो पके व मीठे होते हैं, ऐसे फल जो पके और मीठे होते हैं उन्हें जंतु खा लेते हैं तथा उनके मल के साथ बीज बाहर निकलकर प्रकीर्णित हो जाता है। पहले ही समझाया था तो अब फिर से समझाने की जरूरत है नहीं। पीपल, अंजीर जो है, बरगद और गुलर, इन सब बीजों का प्रकीर्णन जो है जंतुओं द्वारा होता है। तो अब हम जो है अगला प्रकीर्णन देखते हैं जो विस्फोटन द्वारा होता है। तो देखो इसमें बच्चों लिखा है कि कुछ फलों में स्फुटन जो है विस्फोट व झटके के साथ होता है, जिससे बीज जो है दूर जाकर गिरते हैं, तो उनका क्या हो जाता है, प्रकीर्णन। एग्जाम्पल में जिरेनियम, एब्रस, एंटेडा और आपका एक्जेलिस, ये ऐसे मतलब कि आपके पौधों के बीज होते हैं, या फिर ये ऐसे पौधे होते हैं जिनका प्रकीर्णन जो है विस्फोटन द्वारा होता है। तो अगला हमारा टॉपिक होने जा रहा है शुक्र जनन। जी हाँ प्यारे बच्चों, अब हम लोग पढ़ेंगे शुक्र जनन। शुक्र जनन किसे कहते हैं या शुक्राणु जनन किसे कहते हैं, यह क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। और आज के इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को शुक्र जनन या शुक्राणु जनन का पूरा प्रोसेस एकदम सरल तरीके से समझा दिया जाएगा, ताकि यदि बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन आपका बनता है तो आप पूरा का पूरा वहां पर नोट करके आएंगे और आपको पूरे नंबर जरूर मिलेंगे। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा प्रश्न है, शुक्र जनन क्या है, संक्षेप में शुक्राणु जनन की प्रक्रिया का वर्णन करिए। शुक्र जनन बोलिए या शुक्राणु जनन बोलिए, एक ही चीज होता है। तो शुक्राणु जनन क्या है, संक्षेप में शुक्राणु जनन की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। तो ये प्रश्न हमारा है। तो हम शुक्र जनन हेडिंग डाल देंगे या शुक्राणु जनन हेडिंग डाल देंगे। अब बोलेंगे नर युग्मक। नर युग्मक क्या होते हैं, शुक्राणु। तो नर युग्मक अर्थात शुक्राणुओं के निर्माण की प्रक्रिया। जैसे वहां अंड जनन में क्या था, मादा युग्मक अर्थात अंडाणुओं के निर्माण की प्रक्रिया को अंड जनन कहते हैं। ऐसे नर युग्मक अर्थात शुक्राणुओं के निर्माण की प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, शुक्र जनन या शुक्राणु जनन कहते हैं। विषण की जनन उपकला, जो विषण होता है उसकी जनन उपकला जो होती है, उसके अर्धसूत्री विभाजन द्वारा क्या बनते हैं, शुक्राणु। तो ये विशेषता याद रखिएगा, विषण की जनन उपकला के अर्धसूत्री विभाजन द्वारा शुक्राणु बनते हैं। तो ये हो गई यहां से यहां तक के प्रश्न का उत्तर।
अब संक्षेप में शुक्राणु जनन की पूरी प्रक्रिया समझाना है। तो शुक्राणु जनन की क्रिया 2 चरणों में होती है। अब सबसे पहला वाला चरण बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला वाला है स्पर्मेटिड का निर्माण। पहला क्या है? स्पर्मेटिड का निर्माण, और दूसरा स्पर्मेटिड का कायांतरण, यानी उसका बॉडी ट्रांसफर एक प्रकार से देखा जाए तो स्पर्मेटिड का निर्माण और स्पर्मेटिड का कायांतरण। तो इन 2 चरणों में जो है शुक्र जनन की प्रक्रिया कंप्लीट होती है। तो आप यहां से यहां तक का स्क्रीनशॉट भी लिए रहिए। अब हम आपको स्पर्मेटिड के निर्माण का पूरा प्रोसेस यहां पर समझाने की कोशिश करते हैं। बच्चों यहां पर लिखा है स्पर्मेटिड का निर्माण 3 प्रावस्थाओं में होता है। जो स्पर्मेटिड होता है उसका निर्माण 3 प्रावस्थाओं में होता है: गुणन प्रावस्था, वृद्धि प्रावस्था, परिपक्वन प्रावस्था। जैसे आपके अंडाणु जनन में थे 3 प्रोसेस, वैसे ही आपका शुक्र जनन में भी होगा। स्पर्मेटिड का जो निर्माण होगा उसके 3 प्रोसेस हैं: गुणन प्रावस्था, वृद्धि प्रावस्था, परिपक्वन प्रावस्था। ठीक, अब सबसे पहले हम गुणन प्रावस्था आपको समझाते हैं पूरा, और फिर इस चित्र के माध्यम से भी एक्सप्लेन करते हैं। देखिए गुणन प्रावस्था में क्या लिखा है? प्राथमिक जनन कोशिकाएं, जो शुरुआत की जनन कोशिकाएं होती हैं, वो समसूत्री विभाजन द्वारा विभाजित होती हैं, समसूत्री विभाजन द्वारा विभाजित होती हैं तथा स्पर्मेटोगोनिया बनाती हैं। प्राथमिक जनन कोशिकाएं समसूत्री विभाजन द्वारा विभाजित होती हैं तथा स्पर्मेटोगोनिया बनाती हैं। ये सभी कोशिकाएं द्विगुणसूत्री होती हैं। एक बार पुनः जो है गुणन प्रावस्था को अच्छे से आप सभी लोग क्लियर करिए। प्राथमिक जनन कोशिकाएं समसूत्री विभाजन द्वारा विभाजित होती हैं, यानी समसूत्री समान विभाजन होगा, ठीक, तथा स्पर्मेटोगोनिया बनाती हैं, और ये सभी कोशिकाएं द्विगुणसूत्री होती हैं। आइए आपको यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ पर लिखा है ना प्राथमिक आदि जनन कोशिका, यानी प्राथमिक जनन कोशिका, ये गुणन प्रावस्था की बात करते हैं। तो यहाँ पर आपका समसूत्री विभाजन होता है, माइटोसिस होता है, ठीक। तो जैसे 2n है तो 2n में जो है इसके युग्मक टूट जाएंगे, फिर ये भी 2n में टूट जाएगा, ये भी 2n में टूट जाएगा। तो इस तरह से आपका जो है स्पर्मेटोगोनिया बनता है, यानी गुणन प्रावस्था में पहला कार्य क्या होता है? स्पर्मेटोगोनिया का बनना। स्पर्मेटोगोनिया यहाँ पर क्या हो जाती है? बन जाती है बच्चों। फिर दूसरा स्टेप यहाँ ग्रोथ फेज आएगा, यानी इन जो आपका यहाँ पर युग्मक बने हैं इनमें से कोई एक युग्मक जो है ग्रोथ होगा, वो जो है वहाँ से खाद्य पदार्थ को खाएगा, ग्रहण करेगा, और वो आकार में थोड़ा बड़ा हो जाएगा, यानी उसका वृद्धि हो जाएगा। तो अब वृद्धि फेज यानी वृद्धि प्रावस्था में क्या लिखना है? आइए इसको थोड़ा ध्यान से समझते हैं, बड़े अच्छे से समझते हैं। लिखा है वृद्धि प्रावस्था में स्पर्मेटोगोनिया नर्सिंग कोशिकाओं से खाद्य पदार्थ ग्रहण करके, जो नर्सिंग कोशिकाएं होती हैं वहाँ से खाद्य पदार्थ ग्रहण करके आकार में बड़ी हो जाती है तथा इस अवस्था को प्राथमिक स्पर्मेटोसाइड कहते हैं। यह अवस्था भी द्विगुणसूत्री होती है। फिर से समझिए, स्पर्मेटोगोनिया जो है नर्सिंग कोशिकाओं से खाद्य पदार्थ ग्रहण करके आकार में बड़ी हो जाती है। यहाँ इस वृद्धि प्रोसेस में वो आकार में बड़ी होती है, बस यहाँ पर ये होता है, तथा इस अवस्था को प्राथमिक स्पर्मेटोसाइड कहते हैं। यह अवस्था भी द्विगुणसूत्री होती है। कैसी होती है? द्विगुणसूत्री होती है। तो बच्चों आओ देखते हैं, यहाँ पर ध्यान से देखिए, यह आपका जो है आकार में बड़ी हो जाएगी, और यहाँ पर जो है ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, अर्थात हमने अभी बताया प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट इसको बोलते हैं, और यह भी जो है द्विगुणसूत्री होता है। देखो यहाँ पर लिखा है ना कि द्विगुणसूत्री ये होता है। नेक्स्ट आपका जो होगा, इसके बाद जो है प्राथमिक आपका जो है स्पर्मेटोसाइड, अब इसका जो विभाजन होगा वो आपका यहाँ पर ध्यान से देखिए, इस तरह से जो 2n है वो n में टूटेगा, और यह परिपक्वन अवस्था की बात होती है। तो परिपक्वन अवस्था में क्या होगा? बहुत ध्यान से देखना। प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट जो आपका था, अभी मैंने बोला ना वृद्धि प्रावस्था में जो स्पर्मेटोगोनिया थी वो बड़ी हो गई, उसको हम प्राथमिक मतलब कि वहाँ से जो है वो जो बना उसको हम प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट बोलते हैं। तो प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट से एक अर्धसूत्री विभाजन होता है जिससे द्विगुणित कोशिकाएं बनती हैं। अर्धसूत्री विभाजन होगा और द्विगुणित कोशिकाएं बनती हैं, जिन्हें द्वितीयक स्पर्मेटोसाइड कहते हैं। क्या बोलते हैं? द्वितीयक स्पर्मेटोसाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? द्वितीयक स्पर्मेटोसाइड। तो देखिए अर्धसूत्री विभाजन हुआ, यहाँ पर अर्धसूत्री विभाजन हुआ, और ये जो बना इसको द्वितीयक स्पर्मेटोसाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? द्वितीयक स्पर्मेटोसाइड बोलते हैं।
आगे लिखा है प्रत्येक द्वितीयक स्पर्मेटोसाइड में समसूत्री विभाजन होता है। क्या होता है? समसूत्री विभाजन होता है। अब देखिए जो द्वितीयक स्पर्मेटोसाइड है इसमें समसूत्री विभाजन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? समसूत्री विभाजन। अब समसूत्री विभाजन होने के बाद यहाँ पर एक बात ध्यान दीजिए, तो इस तरह से आपके ये बन जाते हैं, ठीक जैसे कि यहाँ पर लिखा है, अतः प्रत्येक प्राथमिक स्पर्मेटोसाइड से 4 कोशिकाएं बनती हैं। जो आपका प्राथमिक स्पर्मेटोसाइड होता है वो प्राथमिक स्पर्मेटोसाइड से देखिए कितने बनते हैं आपके, यहाँ पर 4 कोशिकाएं बनते हैं। प्राथमिक स्पर्मेटोसाइड से कितनी कोशिकाएं बनती हैं? ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइड था, इससे 4 कोशिकाएं बनती हैं। अब जिन्हें स्पर्मेटिड कहते हैं, इन्हें क्या बोलते हैं? स्पर्मेटिड बोलते हैं। इन्हें क्या बोलते हैं? स्पर्मेटिड बोलते हैं। इन 4 स्पर्मेटिड से जो है 4 शुक्राणुओं का निर्माण होता है। इन सभी 4 स्पर्मेटिड से 4 शुक्राणुओं का क्या हो जाता है? निर्माण होता है। तो देखिए ये इसी तरह का शुक्राणु होता है, तो 4 शुक्राणुओं का क्या हो जाता है? निर्माण हो जाता है बच्चों। इसके बाद थोड़ा सा एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, शुक्राणु जनन में शामिल हार्मोन कभी कभी पूछा जाता है, तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन LH और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSH, ये हार्मोन जो हैं आपके शुक्राणु जनन में शामिल होते हैं। अब बच्चों जितना आपका यहाँ पर नोट्स है वो पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए और तैयार कर लीजिए। यहाँ से यहाँ तक का ले लीजिए स्क्रीनशॉट, उसके बाद यहाँ से यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर ये पूरा आप यहाँ पर चित्र का ले लीजिए, ऐसे ये पूरा ले लीजिए, ठीक। और लास्ट में आपका ये पहले गुणन प्रवस्था और वृद्धि प्रवस्था का ले लीजिए पूरा इतना, और ये परिपक्वन प्रवस्था और ये जो है शुक्राणु जनन में शामिल हार्मोन का ले लीजिए। अब बात करेंगे हम लोग अंड जनन की। जी हाँ प्यारे बच्चों, अब हम बात करेंगे अंड जनन प्रोसेस की, ठीक। क्लास 12th बायोलॉजी का बहुत 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 इम्पॉर्टेंट प्रश्न है ये, जो कि बहुत बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, या ये कहिए कि हर बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। क्या प्रश्न है? अंड जनन क्या है? अंड जनन की संक्षिप्त व्याख्या करें। या फिर यही प्रश्न इस तरह से आएगा, अंड जनन क्या है, इसका सचित्र वर्णन कीजिए। या फिर यही प्रश्न इस तरह से आएगा, अंड जनन पर टिप्पणी लिखिए। तो अंड जनन एक बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जिसे इस वीडियो के माध्यम से एकदम आराम से आपको समझा दिया जाएगा। सबसे पहले अंड जनन की परिभाषा समझेंगे, और वह अंड जनन 3 चरण में पूर्ण होता है, उस पूरी बात को समझेंगे। और फिर ये एक छोटा सा चित्र है, इसको अंत में समझा देंगे, और आप ये चित्र बना कर जाएंगे तो निश्चित तौर पर आपको एग्जामिनर पूरा पूरा अंक जरूर देगा। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं कि अंड जनन किसे कहते हैं। अंड जनन हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे कि अंड जनन वह क्रिया है, यानी ये क्रिया है। अंड जनन वह क्रिया है जिसके द्वारा अंडाशय के अंदर, जो महिला का मतलब कि स्त्री का अंडाशय होता है, उसके अंदर अंडाणुओं का निर्माण होता है। फिर से सुनिए, अंड जनन वह क्रिया है जिसके द्वारा अंडाशय के अंदर, अंड जनन वह क्रिया है जिसके द्वारा अंडाशय के अंदर अंडाणुओं का निर्माण होता है। तो ये प्रक्रिया आपकी अंड जनन कहलाती है। तो आई होप की परिभाषा समझ में आया। अब आप लिखेंगे कि यह क्रिया 3 चरणों में संपन्न होती है। यह क्रिया कितने चरणों में संपन्न होती है? 3। पहले वो पूरे चरण आपको समझाते हैं, फिर ये जो चित्र है इसको भी समझाएंगे। तो 3 चरण में जो है आपके अंड जनन की जो है प्रक्रिया संपन्न होती है। पहले चरण या पहले प्रवस्था का नाम क्या है? गुणन प्रवस्था, वृद्धि प्रवस्था और परिपक्वन प्रवस्था। इन 3 चरणों में अंड जनन की प्रक्रिया पूर्ण होती है। अब बच्चों गुणन प्रवस्था में क्या होता है, तो ध्यान से सुनो। इस प्रवस्था में अंडाशय के जनन स्तर की कोशिकाएं विभाजित होकर कोशिका गुच्छ बनाती हैं, जिसे पुटिका कहते हैं। इस प्रवस्था में अंडाशय के जनन स्तर की कोशिका विभाजित होकर जो है कोशिका गुच्छ बनाती हैं, जिसे पुटिका कहते हैं। पुटिका की एक कोशिका बड़ी होकर, जो पुटिका बनती है उसकी एक कोशिका बड़ी होकर उगोनिया बना देती है। क्या बना देती है? उगोनिया। आइए चित्र के माध्यम से देखते हैं। जनन स्तर की कोशिकाएं विभाजित होकर कोशिका जो है आपकी गुच्छ बनाती है, जिसे जो है पुटिका कहते हैं, और उसमें एक
जो है पुटिका बड़ी होकर जो है उगोनिया बना देती है। तो देखिए ये आपका गुणन प्रवस्था की बात करें तो ये आपका जो है जनन स्तर की कोशिका, यहाँ पर लिखा था ना जनन स्तर की कोशिका, तो प्राइमरी जर्म सेल यानी जनन स्तर की जो कोशिका हैं वो विभाजित होंगी और समसूत्री विभाजन होगा। देखो यहाँ टू है ना, तो दो मतलब पार्ट, मतलब यहाँ पर जो है समसूत्री विभाजन होता है। तो इस तरह से जब इसमें विभाजन हो जाएगा, ये ध्यान से देखिए, तो यहाँ पर ये पुटिकाएँ बनती हैं, ये जो हैं ये पुटिकाएँ बनती हैं, तो जिसमें से फिर इसके विभाजन ऐसे होता चला जाता है, तो जिसमें से एक पुटिका जो है बाद में बड़ी होकर क्या बना देती है, उगोनिया बना देती है। क्या बना देती है? उगोनिया। तो ये आपका गुणन प्रवस्था यहाँ से यहाँ तक है। अच्छा बच्चों आगे देखते हैं, आगे क्या लिखा है, वृद्धि प्रवस्था। इस प्रवस्था में उगोनिया आकार में बढ़ जाती है जिसे प्राथमिक उसाइट कहते हैं। अब देखिए इस प्रक्रिया में जो है उगोनिया जो है आकार में बड़ी होती चली जाती है। देखो यहाँ पर छोटा दिखाया गया और यहाँ पर थोड़ा सा बड़ा दिखा दिया गया। आकार में उगोनिया जो है बड़ी हो जाती है और जिसे जो है प्राथमिक उसाइट कहते हैं। देखो लिखा है ना यहाँ पे, प्राथमिक उसाइट कहते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, प्राथमिक उसाइट बोलते हैं। ये बात ध्यान दीजिए, यहाँ तक बात समझ में आया। अब हम बात करेंगे तीसरी जो है परिपक्वन अवस्था। इस प्रवस्था में प्राथमिक उसाइट में अर्धसूत्री विभाजन होता है। अब इस जो परिपक्वन अवस्था है इसमें प्राथमिक उसाइट जो बना था भी उसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है। आइए दिखाते हैं, जो आपका प्राथमिक उसाइट यहाँ पर ये जो बना है बड़ा होकर, इसमें अब अर्धसूत्री विभाजन होता है। देखो ये यन और यन में टूट जाएगा, तो ये आपका जो है अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा यन और यन में क्या हो जा रहा है, टूट जाता है। तो अर्धसूत्री विभाजन होता है। प्रथम अर्धसूत्री विभाजन असमान होता है जिसमें से बड़ी कोशिका को द्वितीयक उसाइट और छोटी कोशिका को ध्रुवीय काय कहते हैं। यानी प्रथम अर्धसूत्री विभाजन, जो पहली बार अर्धसूत्री विभाजन होता है वो असमान होता है, जिसमें बड़ी कोशिका जो है आपका द्वितीयक उसाइट बोली जाती है और छोटी कोशिका को हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पर जो है छोटी कोशिका को ध्रुवीय काय बोलते हैं। देखो यहाँ पर लिखा है ना, पोलर बॉडी यानी ध्रुवीय कोशिका मतलब की काय बोलते हैं। और ये जो है जो आपकी ये जो उसाइट बनी है इसमें जो पहला भाग होता है वो द्वितीयक उसाइट बोला जाता है, दूसरा भाग जो है आपका ध्रुवीय काय बोला जाता है। अच्छा अभी ध्यान से देखिए, फिर से समझाएंगे पूरा। फिर आगे लिखा है द्वितीय अर्धसूत्री विभाजन में द्वितीयक उसाइट में फिर से मतलब द्वितीयक उसाइट में फिर से असमान विभाजन होता है, जिसमें से बड़ी कोशिका अंडाणु का निर्माण करती है और शेष तीनों कोशिकाएं जो हैं ध्रुवीय काय या पोलर बॉडी जो है उसका निर्माण करती हैं। तो अब जो फिर से यहाँ पर जो है मतलब कि जब विभाजन होगा फिर से, देखिए फिर से असूत्री विभाजन होता है, तो इसमें जो आपका द्वितीयक वाला है, देखिए यहाँ पर लिखा है ना कि असमान विभाजन होता है जिसमें बड़ी कोशिका अंडाणु का निर्माण कर देती है। तो देखिए जब फिर से अर्धसूत्री विभाजन इसका हुआ और इसका भी हुआ, तो इसमें जो द्वितीयक उसाइट का है इसकी बड़ी कोशिका अंडाणु का निर्माण कर देती है और इसमें से दो इसकी जो आपके मतलब कि जो विभाजन हुआ है इसमें से एक इसका और दो इसका मिलकर ये जो है आपका मतलब कि ध्रुवीय काय बनाती है, यानी पोलर बॉडी का निर्माण करती है। तो अंडाणु का निर्माण जो है द्वितीयक उसाइट का जो अर्धसूत्री विभाजन होगा असमान रूप से, उसमें बड़ी कोशिका जो है किस चीज का निर्माण करती है, अंडाणु का निर्माण करती है। अब बच्चों पूरी बात को अगर ध्यान से समझा जाए तो ध्यान दीजिए, जो प्राथमिक जनन स्तर की कोशिका होती है पहले वो आपके समसूत्री विभाजन के द्वारा दो भाग में बट जाएगी, उसके बाद कोशिका गुच्छ बनता है। वो कोशिका गुच्छ को हम पुटिका कहते हैं। उन सभी पुटिकाओं में जो पुटिका बड़ी हो जाती है, जो पुटिका आपके आगे बड़ी होती है उसको हम क्या बोलते हैं, उगोनिया बोलते हैं। तो फिर से आप सुनिए इसको कि गुणन प्रवस्था में आप क्या करते हो कि इस प्रवस्था में अंडाशय के जनन कोशिकाएं जो हैं, जनन स्तर की कोशिकाएं विभाजित होकर कोशिका गुच्छ बनाती हैं जिसे पुटिका कहते हैं। पुटिका की एक कोशिका बड़ी होकर उगोनिया बना देती है, पुटिका की एक कोशिका बड़ी होकर उगोनिया बना देती है। ठीक, उसके बाद वृद्धि प्रवस्था की बात करें तो इस प्रवस्था में उगोनिया आकार में बढ़ जाती है जिसे प्राथमिक उसाइट कहते हैं। इस प्रवस्था में उगोनिया आकार में बढ़ जाती है जिसे प्राथमिक उसाइट कहते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं इस प्रवस्था में प्राथमिक उसाइट। जो प्राथमिक उसाइट है वो आपका अर्धसूत्री विभाजन होता है और प्रथम अर्धसूत्री विभाजन असमान होता है, नहीं पहली बार जो अर्धसूत्री विभाजन होता है वो असमान होता है, जिसमें से बड़ी कोशिका को द्वितीयक उसाइट और छोटी कोशिका को ध्रुवीय काय कहते हैं। फिर उसके बाद फिर से अर्धसूत्री विभाजन होता है, यानी द्वितीय अर्धसूत्री विभाजन में द्वितीयक उसाइट में फिर से असमान विभाजन होता है जिसमें से बड़ी कोशिका अंडाणु का निर्माण करती है और शेष यानी एक द्वितीयक मतलब उसाइट का और जो आपका जो है ध्रुवीय काय का, उनमें जो
मतलब कि अर्धसूत्री विभाजन हुआ है, उन सबसे 3 जो कोशिकाएं बनती हैं वो ध्रुवीकाय या पोलर बॉडी कहलाती हैं। तो आई होप कि पूरा बात आपको समझ में आया। चाहे तो आप इसका पूरा स्क्रीनशॉट यहाँ से यहाँ तक का ले लीजिए पहले, ठीक। उसके बाद ये पूरा चित्र का ले लीजिए एक साथ, ठीक। और अब आपका यहाँ पर जो है ये जो है पहले ये 2 पार्ट का ले लीजिए और लास्ट में ये। तो अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।